जैसा कि आपको पता है लाइव क्लासेस कंटिन्यू जारी हैं, तो आज उसी सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ जोड़ रहे हैं। आज मैं एक डेमो के रूप में आप लोगों को ईवीएस का जो है कि कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आगे आगे आने वाले समय में इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। पहले हम ईवीएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसका मैं एक डेमो आपको दे रहा हूं। तो जो लोग परेशान हैं कि सर सारी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा उनको सब्र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आगे सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अवैजिक घटक है। घटक नहीं है, जैवमंडल का अवैजिक घटक नहीं है। तो इसमें क्या है, मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सभी हैं। कौन सा नहीं है, कवक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, कवक नहीं है। तो आगे से हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका भी जवाब आप लोगों को तुरंत और तुरंत देना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। आपके ऑप्शन है शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है। यहाँ पे 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, तो नहीं बता सकते आप लोग, तो इसका जो उपभोक्ता है वो है आपका मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी है। शाकाहारी, जीवाणु और मांसाहारी, शाकाहारी नहीं है, केवल क्या है, मांसाहारी है। तो प्रश्न की अपनी एक अलग ही महत्व है, उसको आप ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत एक कॉमन सी बात है, क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। एक मार्ग का संबंध किससे है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनलों में दिखता है। किससे है ये बताइए आप। पैकेजिंग से है, जब किसी सामान की आप पैकिंग करते हैं उससे है, संसाधन से है, उत्पादन से है, गुणवत्ता से है। तो किससे है ये, जल्दी से बताइए। किससे है, गुणवत्ता से है दोस्तों, किससे है, गुणवत्ता से है। ठीक है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप सबसे ये कहना भी चाहूँगा साथ साथ कि मैं अपना एक ये डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से आगे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे करने के लिए, लेकिन इसके पहले हम ईवीएस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा तो हम इसी को ही कंटिन्यू कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर काम जारी है। आज पहला बन के आया है हमारे पास, तो हमने कहा चलो आप लोगों के सामने इसको परोसा जाए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बारे में हम आपको एक पूरी टेबल बताएंगे कि कैसे होता है ये। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, क्या स्रोत हो सकता है छठे का। अभी इससे पहले हमने पढ़ा है, क्या होगा, सूर्य होगा दोस्तों। क्या होगा, सूर्य होगा। देखो 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं, ज्योति, आरती, नीतू एंड गौरव, धीरज, जितने भी हैं सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि और जवाब दीजिए कौन सा होगा इसका ऑप्शन। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सहभोजी कहलाता है। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है, क्या है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। ये कहाँ पर है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। 9वां प्रश्न, जवाब देते रहिए, देखते हैं जल्दी जल्दी जवाब कौन देता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैविक घटक, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, और पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। तो इसका क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी परितंत्र में तंत्रों का चक्रण क्या कहलाता है? अभी मैंने कल ही इसके बारे में जिक्र किया था, परितंत्र के बारे में कल जिक्र किया था। तो भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, भौतिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आए हैं और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो क्या होगा? शाकाहारी होगा। निम्न में से कौन सा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ये बताइए आप लोग, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? टुंड्रा है, उष्णकटिबंध है, सवाना है, मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास पिरामिड, खाद्य जाल। तो कौन सा कहा जाएगा? खाद्य जाल कहा जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग भी बताते रहिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। केचुआ, चींटी, मधुमक्खी, तितली, तो क्या होगा? केंचुआ होगा, केंचुआ। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो कौन सा होगा इसका? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो कौन सा होगा? सांप होगा। हाथी, मोर, शेर नहीं है, कौन सा है? सांप है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपको ये बताना है। कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि एक छोटा अगर हम उदाहरण दें पारिस्थितिक तंत्र का, तो क्या हो जाएगा? वायु, तालाब, जल, मृदा। वायु, तालाब, जल, मृदा, तो क्या होगा? तालाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तालाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंडर, ओमनीजोर। तो क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्वेंजर कहेंगे। बीच बीच में लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, देखिए कितना डिस्टर्ब हो रहा है। स्क्वेंजर कहेंगे। ठीक है, किस क्या कहेंगे? स्क्वेंजर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा जल, जीवाणु व कवक, पशु या पक्षी। क्वेश्चन नंबर 20 का तो क्या होगा? जीवाणु व कवक होगा दोस्तों। क्या होगा? जीवाणु व कवक होगा। जब एक जीव लाभ लेता है, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सहभोगी हो जाएगा, सहभोजी। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। कायांतरित की बात अगर किया जाए तो इसमें आते हैं संगमरमर। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उनको इसके बारे में जानकारी अच्छी होगी। संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट एंड चूना पत्थर। तो इसका क्या होगा? संगमरमर होगा दोस्तों। क्या होगा? संगमरमर होगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में आपको अच्छे से पता है, महासागरों में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड होगा। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। सभी ऑप्शनों पे आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन का तात्पर्य समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम आपको प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 50 में 4 की गुणा कर दीजिए, लगभग 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वो आपको देखना है कि कैसे तैयार हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी एंड बलुई मिट्टी। सबसे ज़्यादा किसका है?
जलोढ़ मिट्टी का है। आप मिट्टी के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही आपको ईवीएस में, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये एक प्रैक्टिस सेट, एक जो है कि डेमो क्लास के रूप में इसको आप समझिए। इसी तरीके से आगे आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मैथ का भी मिलेगा, ईवीएस का तो आपको आज हम दे ही रहे हैं डेमो, एंड साइकोलॉजी को भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा आपको, है ना, इंग्लिश का भी मिलेगा, और सबका मिलेगा जो भी होगा। चलिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। प्लेग क्या है? प्लेग एक बीमारी है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 100 साल पहले बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता था। तो इसको क्या कहेंगे? जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित, क्या कहेंगे? जीवाणु जनित बीमारी कहेंगे इसको। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस में के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है दोस्तों उसमें भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विनाशकारी होता है वो सितंबर और अक्टूबर में होता है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला और जलाने से, लकड़ी से। देखिए, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, जो धुएं निकलते हैं ना दोस्तों इसकी वजह से होती है, तो कारखानों से। बाकी इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भी। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? किस देश में? तो किस देश में हुई थी ये आप लोग देख लीजिए। नॉर्वे में, इंग्लैंड में, स्वीडन में एंड फ्रांस में। तो किस में हुई थी बताइए जल्दी से? तो स्वीडन में हुई थी। चलो, आप लोग तो खैर बताने से रहे, हम ही बताते रहेंगे, क्योंकि मेरा तो काम ही है बताना, आपको बताएंगे। आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि हाँ आप क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएँ। कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों का मेरे तो समझ में नहीं आता। पढ़ाई कर लो अच्छे से सभी लोग, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे डेली का अभी से देना शुरू कर दो। कल जो है कि अपर मुख्य सचिव का देखो ट्वीट भी आ गया, नई शिक्षक भर्ती नवंबर दिसंबर तक आ रही है, 70,000 80,000 के आसपास। यूपी टेट का फार्म आने वाला है जल्दी ही। यूपी टेट पास करेंगे, उसके बाद यूपी टेट का रिजल्ट आने के 10 दिन के बाद आप देखोगे शिक्षक भर्ती आपके सामने दिखी देगी, ठीक है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, मेहनत कर लीजिए। कहते हैं ज्ञान की गंगा जहाँ बने वहीं से ज्ञान अर्जित कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी भी किताबें वगैरह हैं सब रखिए, प्लस हम आपको पूरी कोशिश करा ही रहे हैं। मैराथन क्लासेस भी आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलेंगी, 4-4 5-5 घंटे की लगातार। चलिए खैर, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? चलिए, इसका जवाब तो काफ़ी लोगों ने दे भी दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो सिंपल सी बात है, किसको माना जाएगा? अम्ल वर्षा को माना जाएगा। किसको माना जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा को माना जाएगा, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है कंपनियों से, जो धुएं निकल के हैं जाते हैं, फिर वो अम्लीय वर्षा कराते हैं, तो उससे जो है कि ज़्यादा कैंसर के खतरे हो रहे हैं। स्टोन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते ही हैं क्या होता है। चलिए खैर, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? धूम्रनगर के नाम से तो कौन सा जाना जाता है? दिल्ली, शिकागो, लंदन, पेरिस। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। तो 32 का कौन सा है? शिकागो जाना जाता है, ठीक है। शिकागो में धूम्रपान का मतलब यह है कि धूम्रनगर का तात्पर्य वहाँ पे लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, गुटखा वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। चलिए खैर, डासबन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में, और जो अभ्यर्थी पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि डासबन किसकी इकाई है। फिर भी मैं आपको मौका देता हूँ 30 सेकंड का, बताइए जल्दी से। पृथ्वी की मोटाई मापी जाती है इससे, ओजोन परत की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, या इनमें से कोई नहीं? गुड गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा है? ओजोन परत की मोटाई मापने में, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा, तो हम भी जो है कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस का निस्सरण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, सीएनजी, सीएफसी या मीथेन। क्वेश्चन नंबर 34 का मीथेन हो जाएगा, क्योंकि मीथेन आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रीन हाउस उसका ये क्या करती है? निस्सरण होता है इससे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? किस औद्योगिक मलबे से? मलबे, इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे। कागज से, रसायन से, चमड़ा से, वस्त्र से, किससे होगा? चमड़ा से होगा दोस्तों।
किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। नाइट्रेट, सोना, पारा किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। इन सब के बारे में गूगल में सर्च करके डिटेल में पढ़ लेना, बाकी इसकी पीडीएफ हम दे देंगे आपको, इसकी चिंता मत करना आप बिल्कुल भी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायित्व तो है? आप सब अच्छे से जानते हैं कौन है। यूएसए है। रूस, यूएसए, भारत एंड यूरोपीय संघ। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा? विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2015 में इतना सर्वाधिक गर्म रहा। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसका ज्ञान होगा आपको। चलिए खैर, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो कितना है? 3.6%, 3.5%, 6.09% एंड 4.8%। तो कितना है? 6.09% है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया उन्होंने। तो कोयला गैस, भाप अंगार गैस, आयु अंगार गैस, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा हो जाएगा? भाप अंगार गैस हो जाएगा। कौन सा होगा? भाप अंगार गैस हो जाएगा। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तंत्र की स्व संतुलन, तंत्र का कार्य, तंत्र का उपविकास, उपरोक्त सभी। तो मैक्सिमम लोग क्या करके आएंगे? उपरोक्त सभी। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? तंत्र की स्व संतुलित। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मुझे लगता है कि अच्छे से आप इस बात को जानते होंगे किससे होती है। केंद्रक में होती है, हरित लवक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उपरोक्त सभी होती है। तो किससे होती है दोस्तों? हरित लवक में होती है। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष एक ही खाद्य निर्माण नीचे का एक भाग जैविक कारक है, जैविक एंड अजैविक कारक दोनों। तो आपको इसमें बताना है कि इसका कौन सा होगा। तो कौन सा होगा? जैविक कारक होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठनों में से किन संगठनों का योगदान रहता है? जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक, संगठन, मतलब संगठन है ये सब, उपरोक्त सभी। तो 44 का सबका हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? उपरोक्त सभी होता है। वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं मृतजीवी, सर्वाहारी, परजीवी, मांसाहारी। तो बहुत आसान सी बात है और आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसको कि ये क्या कहलाते हैं? ये परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो हंसी भी थोड़ी सी आ रही है। अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा डेमो क्लास बड़ी मुश्किल से क्रिएट होता है दोस्तों। टाइपिंग करनी पड़ती है और बड़े खर्चे लगते हैं इसके। तो इसलिए ना आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आफ्टर लाइव ये पब्लिश कर दूंगा मैं इसे। तो शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों वगैरह से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक बोलिए। एक सही कंटेंट एंड सही क्वालिटी यहाँ से सबको दी जाएगी। ठीक है। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक एंड मांस। तो मांस तो मिलेगा नहीं, आप तो अच्छे से जानते हैं। तो क्या मिलेगा? लाइकेन मिलेगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दो। ऑक्सीजन। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? मैग्नीशियम रहता है दोस्तों। बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। उसके बाद आपका है 49, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छे से आप सभी लोगों को ज्ञान हो गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, हरे नीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का जो ये डेमो हमने आप लोगों को दिया है ईवीएस का, पर्यावरण का, कैसा लगा। एकदम ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करें, जिससे कि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लेके आ पाऊँ। और इस तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस सेट कम से कम भी नहीं तो 30 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा मैं। 30 का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्स 5 की गुणा कर दीजिए 30 में 50 की, लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सोचो। ठीक है, 1500 क्वेश्चन में से क्या 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे? बहुत आराम से पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी कोचिंग वाले दोस्तों 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं 50 का लेके आ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ, जिसमें एक ही प्रैक्टिस सेट में आप ये मान चलिए आपका लगभग 80% हिस्सा कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे भी आप लोगों को मतलब लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि सर बढ़िया लगा, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखिए। तो मैं ईवीएस की क्लासेस बल्कि इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन बीच बीच में इसकी डिटेल मैं आपको बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना आफ्टर